हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मराठा साम्राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। मुगल शासनकाल के उत्तरवर्ती दौर में वर्तमान महाराष्ट्र और उसके आसपास क्षेत्र में मराठों के रूप में सशक्त की क्षेत्रीय शक्ति का उदय हो रहा था। मराठों के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारक: भक्ति आंदोलन में मराठा क्षेत्र की भागीदारी। तत्कालीन मराठा संतों व कवियों ने जन सामान्य में हिंदू गौरव एवं एकता की भावना को जागृत किया। विषम भौगोलिक क्षेत्र में जीवन यापन करने के कारण मराठे बचपन से ही बेहद साहसी, युद्ध कौशल में पारंगत थे। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने मराठों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों में छत्रपति शिवाजी का नाम अग्रगण्य है, यानी सबसे पहले आता है। छत्रपति शिवाजी, जिनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था, जो पहले अहमदनगर की सेवा में थे, किंतु शाहजहां द्वारा 1633 ईस्वी में अहमदनगर की विजय के पश्चात इनके पिताजी बीजापुर की सेवा में चले गए और उन्होंने अपने अधीन आने वाली पूना की जागीर जो है वो शिवाजी को सौंप दी। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था तथा उनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पूना की जागीर का कार्यभार स्वयं ही संभाला। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने पुणे के निकट स्थित तोरण के किले और 1648 ईस्वी में पुरंदर के किले को जीता। 1656 ईस्वी में मराठा सरदार चंद्रराव मोर से जावली का किला जीता। इस समय मुगलों का संघर्ष बीजापुर से चल रहा था, अतः शिवाजी ने मुगलों के साथ मैत्री करने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। बीजापुर से संधि करने के बाद औरंगजेब ने बीजापुर को शिवाजी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को वापस लेने की सलाह दी। बीजापुर शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा, किंतु शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी और बीजापुर के अन्य कई क्षेत्रों को भी जीत लिया, जैसे पन्हाला का किला, कोल्हापुर व उत्तरी कोंकण। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी के अधीन आने वाले उन क्षेत्रों को वापस लेने का निश्चय किया जो अहमदनगर की संधि के तहत बीजापुर को दिए गए थे। इसके लिए मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को भेजा गया। प्रारंभ में शाइस्ता खां ने पूना, कल्याण व चाकन आदि के किले पर अधिकार कर शिवाजी को वहां से हटने के लिए विवश कर दिया। शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर छापामार हमला किया और उसे घायल कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां को वापस बुला लिया और आमेर के जय सिंह को शिवाजी से निपटने का दायित्व सौंपा तथा शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेज दिया। जय सिंह ने बीजापुर की सहायता से 1665 ईस्वी में पुरंदर में शिवाजी को घेर लिया। विवश होकर शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के मुख्य प्रावधान थे: शिवाजी को अपने 23 किले, जिनकी आय 4 लाख हुंड प्रति वर्ष थी, मुगलों को सौंपने थे तथा 12 किले, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख हुंड प्रति वर्ष थी, अपने पास रखने थे। औरंगजेब द्वारा शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया और इसके लिए संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जाना था। इसके पश्चात बीजापुर के विरुद्ध अभियान किया गया, किंतु इसमें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा भेजा, किंतु विवाद होने पर औरंगजेब द्वारा शिवाजी को कैद कर लिया गया। 1666 में शिवाजी किसी तरह कैद से फरार हो गए और पुनः मुगलों के किले जीतने का फैसला किया। 1670 में उन्होंने सूरत को लूटा। 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया। राज्याभिषेक प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा पूरी की गई। इसी अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति हैदर धर्मोद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की और अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया। शिवाजी के राज्याभिषेक का क्या महत्व हुआ, उसके विषय में बात करेंगे। सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई। एक अधीनस्थ जागीरदार से वे अब संप्रभु शासक बन गए। 1677 में गोलकुंडा की सहायता से अंतिम अभियान कर्नाटक में किया तथा जिंजी, वेल्लोर आदि क्षेत्र को जीता। हालांकि शिवाजी ने गोलकुंडा के सुल्तान से विजित किए जाने वाले प्रदेशों में हिस्सेदारी का वचन दिया था, किंतु जीतने के बाद उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी, जो कि महान मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था, जो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव थे। इनके गुरु रामदास थे। राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में किया था और इनकी राजधानी रायगढ़ थी। मृत्यु इनकी 1680 ईस्वी में हुई। शिवाजी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था।
केंद्रीय शासन में छत्रपति शिवाजी की स्थिति सर्वोच्च थी। शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का समूह था जो शासन से जुड़े अलग अलग कार्यों को देखते थे। ये मंत्री केवल व्यक्तिगत रूप से शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे तथा इनकी भूमिका केवल सलाहकारी थी। पहला मंत्री पेशवा या प्रधानमंत्री पेशवा होता था, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। प्रशासन से संबंधित सभी सैनिक व असैनिक कार्यों का निरीक्षण ही करता था और अर्थव्यवस्था में इसकी विशेष भूमिका थी। सर नौबत जो था वो सैन्य विभाग का प्रमुख था। यह सैनिकों की भर्ती, उनके वेतन का बंटवारा, जागीरों का इंतजाम, सैनिक सामग्री की व्यवस्था आदि का कार्य करता था। अमात्य या मजमुआदार राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। सचिव या शुरू नवीस, जिसे चिटनीस भी कहा जाता था, राजकीय पत्राचार का कार्य करता था। सुमंत या दबीर विदेशी मामलों की देखरेख करता था। वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करता था। पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख था और न्यायाधीश न्याय से संबंधित कार्य करता था। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी को सैन्य सेवा देनी होती थी। प्रांतीय प्रशासन, शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांट रखा था, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिणी पूर्वी प्रांत। उत्तरी प्रांत में सूरत से पूना तक का क्षेत्र शामिल था। इसके प्रमुख को मोरोपंत पिंगले कहा जाता था। दक्षिणी प्रांत, इसमें समुद्र तटीय क्षेत्र और दक्षिणी कोंकण सम्मिलित थे। इसके प्रमुख को अन्नाजी दत्ता कहा जाता था। दक्षिणी पूर्वी प्रांत में सतारा, कोल्हापुर, दलनौन आदि आते थे। इसका प्रमुख जो था दत्ताजी पंत था। शिवाजी के क्षेत्र को स्वराज भी कहा जाता था। प्रांत का प्रशासनिक विभाजन महाल, परगना, तरफ और मौजा। महाल को राज्य कहा जाता था, परगना यानी प्रांत, तरफ जिला, मौजा गांवों का समूह। ग्रामीण स्तर पर पटेल, कुलकर्णी के अतिरिक्त 12 अलूटे यानी सेवक और 12 बलूटे यानी शिल्पी होते थे। सैन्य व्यवस्था, शिवाजी की सैन्य व्यवस्था। सेना के प्रमुख अंग पैदल सेना, अश्व सेना और नौसेना थे। अश्व सेना में पागा और सिलेदार शामिल थे। पागा जो थे वो शाही घुड़सवार सेना थी, जिन्हें बारगीर भी कहा जाता था। पैदल सैनिकों को पायक या पायक भी कहा जाता था। पागा या शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना थी, जिसे अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते थे। ये नियमित रूप से वेतन प्राप्त करते थे। सिलादार ये अनियमित सैनिक थे जो युद्ध के समय ही अपनी अल्पकालिक सेवाएं प्रदान करते थे। ये स्वयं के ही अस्त्र शस्त्र और घोड़ों का प्रयोग करते थे। बदले में लूटे गए माल का एक हिस्सा इन्हें प्राप्त होता था। नौसेना, कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए शिवाजी के अधीन नौसेना का विकास किया गया था। सबसे पहले 1658 ईस्वी में कल्याण विजय के बाद यहाँ नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया। बाद में कोलाबा शिवाजी की नौसेना का मुख्य केंद्र बन गया। नौसेना में सबसे प्रमुख भूमिका आंग्रियों की थी। उस समय की प्रमुख नौसैनिक शक्ति जंजीरा के सिद्दियों की होती थी, जिनसे शिवाजी की नौसेना का काफी संघर्ष होता रहता। किलों की व्यवस्था, किलों की सुरक्षा के लिए 3 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो स्वतंत्र व शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। हवलदार, सरे नौबत और सबनीस। हवलदार और सरे नौबत पद जो था वो मराठों को दिया जाता था और सबनीस पद जो था वो ब्राह्मणों को दिया जाता था। हवलदार जो था वो किले के आंतरिक प्रशासन की देखरेख करता था। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था और उन्हें निर्देश देता था। सबनीस किले के आंतरिक असैनिक कार्य संभालता था, जैसे पत्र व्यवहार, रसद आदि। अब बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था के विषय में। शिवाजी ने अनाज दत्तों के अधीन व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराया तथा भू राजस्व व्यवस्था में मापन प्रणाली को अपनाया, जो अहमदनगर की मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। मापन की इकाई काठी या मूठा थी। 20 काठी यानी 1 बीघा और 120 बीघा यानी 1 चावर। प्रारंभ में भू राजस्व की दर 33% थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। राजस्व नगद व अनाज दोनों ही रूपों में लिया जाता था। बंजर भूमि से कम दर पर राजस्व लिया जाता था तथा किसानों को ऋण भी प्रदान किया जाता था। शिवाजी ने लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, जिसमें किसानों के साथ सीधी लगान वसूली की व्यवस्था थी। शिवाजी के समय देशमुखों यानी जमींदारों की स्थिति को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी ने देशमुखों के अधिकारों को समाप्त कर दिया, किंतु वर्तमान में माना जाता है कि उदंड जमींदारों की शक्ति को कुचला गया, किंतु अन्य के साथ समझौता कर लिया गया तथा लगान वसूली में उनकी मदद ली जाती रही। ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व वसूली में पाटिल यानी पटेल एवं कुलकर्णी की अहम भूमिका थी। पटेल का कार्य भू राजस्व की वसूली था। कुलकर्णी भूमि की माप और लेखे जोखे से संबंधित कार्य करता था। राज्य की आय का एक अन्य स्रोत बंदरगाह इत्यादि पर लगने वाली चुंगियां भी थी। मराठा साम्राज्य में वसूले जाने वाले प्रमुख कर में आते हैं चौथ, सरदेशमुखी और मोकासा या सरजाम।
चौथ जो होता था ये पड़ोसी राज्यों से लूटी गई आय के रूप में होता था। ये उस राज्य की आय का 1/4 हिस्सा होता था जिसके बदले में उस क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था। यानी किसी राज्य से समझौता कर लिया जाता था कि हम उसमें लूटपाट या आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें उस राज्य की आय का 1/4 हिस्सा देना होगा। तो इसे चौथ कहा जाता था। सरदेशमुखी शिवाजी स्वयं को उस क्षेत्र के देशमुखों का प्रमुख मानता था, यानी जहाँ पर शिवाजी का साम्राज्य जहाँ जहाँ स्थापित था वहाँ वहाँ शिवाजी वहाँ के जो देशमुख यानी जमींदार होते थे उनमें स्वयं को प्रमुख मानता था। इसलिए इस रूप में इनकी आय का यानी देशमुखों की आय का 1/10वां हिस्सा उन्हें प्राप्त होता था। सरदेशमुखी लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले वसूला जाता था। मुकासा या सरंजाम ये जो था एक प्रकार की जागीर थी जो प्रमुख मराठा सरदारों को दी जाती थी, किंतु शेष सरदारों को जो था नगद में वेतन दिया जाता था। दोस्तों, आज हमने आपको शिवाजी के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आने वाली वीडियो में हम शिवाजी के उत्तराधिकारियों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।